डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी का आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिस टॉपिक का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन देना चाहेंगे कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगती है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है अपने टारगेट को पाने में। तो हमारे कहने का मतलब विद्यार्थियों यही है कि चाहे जितनी भी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन अपने टारगेट को कोशिश यही रखना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितनी मेहनत हो सके, उतनी लगन से अपने टारगेट को अच्छे से पाएं। और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल का नाम बताएं। ठीक है, अब ज्यादा समय न लेते हुए अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सर्वप्रथम हम बात यही करेंगे कि विद्यार्थियों जो बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12, खास तौर से मैं जो बीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बोर्ड के बच्चे हैं यानी 12 वाले, वो जरूर ध्यान दें क्योंकि उनके चैप्टर वाइज से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग देखें, और आपके बगल साइड में क्वेश्चन आंसर टॉप टाइप करके लिखा भी गया होगा, और सामने बगल में जो भी मैं बोल रहा हूं वो तो आवाज स्पीक तो कर ही रही है, लेकिन आपके सामने लिखा भी गया है, ताकि आप लिखना चाहे तो अच्छे से नोटिस में लिख के याद करके अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक प्राप्त करें। ठीक है, अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेकंड पार्ट का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आप बताइए कि सभी जीव अपने जात की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको पूरी आराम से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहा हो वो इतने अच्छे से मैं बताऊं कि उसको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि मैं पूरे बोले जा रहा हूं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोशिश यही करूंगा कि जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं वो अच्छे से समझ लें। समझना जरूरी होता है, याद करना जरूरी नहीं होता है। मैं खुश भी हूं, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का नजरिया है कुछ अलग नजर आ रहा है। विद्यार्थी मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं लगातार निरंतर ऐसे चलता चला जा रहा हूं, और आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यही कहा कि सभी जीव अपनी जात की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, और इस क्रिया में वह अपने ही समान आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब आप बताइए, हेडिंग डालिए आवृत्त बीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये हेडिंग हो गया, और आप अब एक्सप्लेनेशन दीजिए आवृत्त बीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है क्या, इसको जानिए अच्छे से गहराई से। तो आप बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए अपने एग्जामिनर के बीच, या अपने परीक्षा में अगर पूछ ले तो ऐसे आप लिखिए कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक, और बताइए कि पुष्प में जो पुष्पदल पाए जाते हैं जो जननांगों की रक्षा तथा परागण में सहायक होते हैं, और जिन पुष्पों में नर व मादा जननांग दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प, जिसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और उदाहरण जैसे लिया जाए, जैसे लिली, गुलाब आदि उदाहरण ले सकते हैं। और उदाहरण जैसे और हम ले सकते हैं, जैसे जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं, दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया जाए तो पपीता, तरबूज, नारियल आदि
तो आप बताइए कि पुष्पों में जो पुष्पी उपमांगों या उपांगों यानी फ्लावर ऑफ अपेंडेज जिसे कहते हैं के 4 समूह बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग होते हैं। ऐसा एक्सप्लेनेशन करिए और बताइए कि जायांग क्रमशः नर एवं मादा पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक, क्या दिक्कत है? ऐसे आपको सरल तरीके से आराम से याद कर लीजिए, समझा दीजिए। मैं आगे आने वाली जो फिगर होंगी अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझ में आएगी। ठीक है, अच्छे से संरचना बताएंगे, अच्छे से नामांकन कराएंगे, कौन कहाँ कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आप नोट में अब बताइए कि जो दल कलिकावस्था में जनन अंगों की रक्षा करते हैं और कीट परागण में भी सहायक होते हैं। इतना आप नोट में भी हेडिंग लिखकर याद कर लीजिएगा। अब आपको हेडिंग डालना होगा परागकण नर जननांग। ठीक, तो आप अब एक्सप्लेनेशन करिए कि जो परागकण या लघु बीजाणु जिसे कहते हैं पॉलन, ग्रेन और माइक्रोस्पोर। ठीक, तो वास्तविकता में पादप का नर युग्मक भी जो होता है यानी जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं वो होता है परागकोश में ही। इसका एकमात्र केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक, ठीक, जिसे कहते हैं ट्यूब न्यूसल्स, एवं दूसरा जनन केंद्रक जिसे कहते हैं जेनरेटिव न्यूसल्स बनाता है। और परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, इतना भी ध्यान में रखिए। और आपको बताना होगा कि परागकण में जनन कोशिका एवं नलिका केंद्रक के बाहर उपस्थित 2 आवरण निम्न प्रकार हैं। कितने आवरण? 2 आवरण। तो आप बताइए, पहला बाह्य चोल जिसे कहते हैं एक्सिन। तो आप बताइए कि यह अत्यंत कठोर, खुरदुरा एवं क्यूटिन युक्त स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थों का बना हुआ आवरण है। और बाह्य चोल में एक या एक से अधिक जनन छिद्र जिसे कहते हैं ग्रैम पोर्स होते हैं, जिनसे परागकण यानी पोलिनेशन के पश्चात परागनलिका यानी पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। ठीक, इतना आप बताइए। उसके बाद आप दूसरा नंबर, वही तो हो गया बाह्य चोल। अब बताइए अंतःचोल, तो जिसे कहते हैं इंटाइन। तो आप बताइए कि यह परागकण की आंतरिक भित्ति होती है जो पेक्टासेलुलोज, ध्यान रखिए, जो पेक्टासेलुलोज की बनी होती है, जो कि पराग नलिका बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इतना आपको बताना है। इतना बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए नोट में कि जो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत यानी टेपिटम जिसे कहते हैं, हमने आपको यही बताया नोट में कि जो लघु बीजाणु यहाँ नाम यार थोड़ा सा गला बैठ जाता है, जो लघु बीजाणु की सबसे भीतरी परत यानी टेपिटम कहलाती है। यह परागकणों को पोषण प्रदान करती है, पहला। अब दूसरे में आप बताइए 250 पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 1000 परागकणों का निर्माण होगा, इतना भी ध्यान रखिए। और तीसरे नंबर पे आप बताइए कि परागनलिका की खोज एमिसी ने की थी। किसने की थी? एमिसी ने, ध्यान रखिएगा, परागनलिका की खोज एमिसी ने की थी। और एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। कितने परागकणों का? 4। और अतः 240 परागकणों के लिए 60 पराग मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप हेडिंग डालिए जायांग यानी पुष्प का मादा जननांग। ठीक, आप बताइए एक्सप्लेनेशन में कि जायांग एक अंडप जिसे कहते हैं कॉर्पल युक्त अर्थात यानी एकांडपी जिसे कहते हैं मोनोकैपिलरी MONOCARPELLARY। ठीक, ध्यान रखिएगा इंग्लिश भी गड़बड़ न होने पावे। या अनेक अंडपों युक्त अर्थात बहुअंडपी यानी पॉलीकार्पिलरी, ठीक है, हो सकता है।
प्रत्येक अंडक में 3 भाग दिखाई देते हैं। कितने? 3। अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। इतना आप बताइए। अब हेडिंग डालिए बीजांड की संरचना। आपको फिलहाल मैं बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर आपको फिगर नहीं दे पाऊंगा, और क्वेश्चन में हम आपको बनाए हैं उस पे हम आपको पूरा संरचना वगैरह बताएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बताइए बीजांड की संरचना में कि पादपों में अंडाशय में प्रत्येक बीजांड, पादपों में अंडाशय में यानी पादपों के अंडाशय में प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले व छोटे बीजांड वृंत यानी जिसे कहते हैं फ्यूंसल, FUNICLE, ठीक, द्वारा जुड़ा रहता है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है ना, बताइए। और उसी नाभिका यानी जिसे कहते हैं ह्यूलम, HILUM कहते हैं। और बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग बीजांड का यानी न्यूसेलस से बना होता है, और जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण तथा अंतः अध्यावरण पाए जाते हैं। इतना आपको बताना है। इतना बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप उसके बाद क्या बता सकते हैं? इन परतों के मध्य नीचे की ओर, इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार यानी माइक्रोपली कहते हैं। बीजांड का आधारी भाग निभाग जिसे कहते हैं चाजा, CHAIAZA यानी निभाग जिसे कहते हैं कहलाता है। बीजांडकाय में अंदर की ओर मादा युग्मोद्भिद का भ्रूणकोश यानी एम्ब्रॉयल सेक स्थित होता है। ना बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए गुरु बीजाणु जनन। देखिए विद्यार्थियों, आपको बता दें कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है कि सर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, और यार हाथ दर्द करने लगती है, इस वाले से हाथ पकड़ के पढ़ाते हैं। अब आपको देखिए, आपको बताना है, आप बताना है गुरु बीजाणु जनन। आपको बताना है कि मातृ कोशिका यानी जिसे कहते हैं मैगस्पोर, मदर सेल, ठीक, से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांडकाय की एक अधा स्तरी जिसे कहते हैं हाइपोडर्मिनल कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। ना बताना है। और बताइए इसे प्राथमिक प्रप्रस्व जिसे कहते हैं यानी कोशिका प्राइमरी अर्थ कोपरियल जिसे कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक, इतना आपको बताना है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से दोबारा वीडियो खोलकर समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों। अब ये वाला दर्द करने लगा। अब आप बताइए कि प्राथमिक प्रप्रस्व जो होती है वो कोशिका परिणत विभाजन यानी जिसे कहते हैं प्रीसिनल डिवीजन जिसे कहते हैं द्वारा बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका व अंतः प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के समान कार्य करने लगती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं और जो रेखिक चतुष्क यानी लाइनर टेट्राहेड्रॉन में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्क का निचला निभागीय गुरु बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण करता है और जबकि शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ना आपको ध्यान रखना होगा। और बताइए, इतना हो गया, ये तो हुआ हमारा गुरु बीजाणु जनन। ठीक, अब आप बताइए भ्रूणकोश क्या है।
तो आप बताइए भ्रूणकोश में पॉलीनोनम, क्या बताया मैंने, पॉलीनोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं यानी जिसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, मध्य में ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूसल तथा बीजांडद्वार की ओर एक अंड कोशिका यानी एग सेल व 2 सहायक कोशिकाओं यानी सेंट्रीगिड सेल्स जिसे कहते हैं से बना अंड समुच्चय यानी एग एपैरेटस होता है, अर्थात यह 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय होता है। इतना आपको बताना है। और आप बताइए नोट में क्या कह सकते हैं, भ्रूणकोश का विकास क्रम आर्किस्पोरियम से होकर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होकर गुरु बीजाणु भ्रूणकोश तक जाता है। अब बताइए, अब आप बताइए आइए परागकण में क्या बताइए। हाँ था भाई, बड़ा तेज दर्द करने लगता है यार, न तो साला बैठ जा रहा बा। अब आप बताइए परागकण क्या है। तो परागकणों के परागकोश यानी जिसे कहते हैं अनदर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागकण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, परागकण 2 प्रकार का होता है, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। ठीक, आप पहले जानिए स्वपरागण क्या है। इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन अथवा इसे कह सकते हैं ऑटोगमी। आप बताइए स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये द्विलिंगी व एक लिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। ठीक, इतना बताइए। और बताइए कि पादपों में स्वपरागण के लिए अन्य युक्तियां यानी समकाल पक्वता जिसे कहते हैं यानी होमोगमी तथा निर्मिलता यानी निमिलता भी कह सकते हैं या अनुनिमिलता यानी क्लेस्टोगमी है। और समकालपक्वता में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। ना बताइए। और आप ये बता सकते हैं कि जबकि निमिलिता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते हैं, जैसे खट्टी बूटी जिसे कहते हैं ऑक्सेसिस या ऑक्सिसिलिस, एक ही बात है, तथा कनकौवा यानी जिसे कहते हैं कॉमेलाइना। ठीक, इतना बताइए। अब आप बताइए परपरागण क्या है। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन अथवा इसे कहते हैं एलोगमी। आप बताइए कि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के पादप के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस क्रिया में परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। न बताइए। था भाई, ज़्यादा दर्द करने लगता है, क्या करें। तो अब आप बताइए कि वायु परागण यानी जैसे वायु परागण में आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे मक्का, बांस, गन्ना आदि। ठीक, आप बताइए जल परागण। जल परागण में आप ये देख सकते हैं उदाहरण वालिसेनेरिया, कमल आदि, ये सब किसमें है, जल परागण में। अब आप बताइए कीट परागण में। कीट परागण में उदाहरण दीजिए जैसे साल्विया यानी रात की रानी आदि, ये सब कीट परागण में है। और अब आप बताइए पादपों पर परागण हेतु एक लिंगता यानी यूनिसेक्सुअलिटी यानी भिन्न लपक्वता यानी जिसे कहते हैं डाइचगमी, अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्वन
स्वबंध्यता सेल्फ स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प के परागकणों यानी समान जीन संरचना द्वारा नहीं होता तथा अनात्म परागणता यानी जिसे कहते हैं हार्कगोमी पुष्पीय भागों में स्व परागण को रोकने के लिए विशिष्ट अनुकूलन या युक्तियां हैं। इतना बताइए। और नोट में आप बता सकते हैं कि रात में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध होते हैं जिसमें या जिससे कीट आकर्षित होकर रात्रि में कीट परागण करते हैं। इतना बताइए। अब आप हेडिंग डालिए पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया में कैसे। तो आप बताइए कि स्त्री केसर में उपस्थित रसायन यह पहचान सकते हैं कि परागकण अंकुरण के योग्य है या अयोग्य। अगर इस स्त्री केसर पर कोई दूसरी जाति के परागकण गिरते हैं तो स्त्री केसर में उपस्थित रसायन पराग के अंकुरण अथवा पराग नलिका की वृद्धि को अवरुद्ध करके परागकण को अस्वीकार कर देती है। तो आप बताइए। उसके बाद आप बताइए कि अंकुरण के पश्चात परागकण से पराग नलिका यानी वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड में पहुंचती है। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण के स्थानांतरण से लेकर यही बताइए कि परागकण के स्थानांतरण से लेकर यही बताइए मैं जो बता रहा हूं। परागकण के स्थानांतरण से लेकर पराग नलिका के बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया स्थानांतरण से लेकर पराग नलिका के बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया या संकर्षण के नाम से जानी जाती है। तो आप बताइए। उसके बाद आप बताइए अब निषेचन में आप ये बताइए कि परागकण के तुरंत बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। नर व मादा युग्मकों के संयोजन यानी फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। मैंने आपको निषेचन का फार्मूला यही बताया कि परागकण के तुरंत बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है और नर व मादा युग्मकों के संयोजन यानी फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। तो आप बताइए। हाथ दर्द करने लगा। ठीक। अब आप बताइए द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेनेशन यही बताइए कि इसकी खोज एसजी नॉवेस्टिन ने की थी और फ्रेटेलेरिया तथा लिलियम पादपों में 1898 में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन होता है। इतना जानिए। और इसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयन कर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे युग्मक संलयन यानी साइनगेमी कहते हैं तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन कर त्रिगुणित यानी 3N कह सकते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। अतः यह त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। यह आवृत्त बीजियों का विशिष्ट लक्षण है। इतना बताइए। अब आप हेडिंग डाली निषेचन पश्च घटनाएं। आप बताइए निषेचन पश्च घटनाएं में कि निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास तथा फल यानी फ्रूट एवं बीज यानी सीड का निर्माण आता है। ये हुआ पश्च घटनाएं में। अब आप बताइए हेडिंग डालिए कि भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव। आपको फुल व्याख्या दे रहे हैं विद्यार्थियों अच्छे से। अब आप हेडिंग डालिए भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव। आप बताइए कि संयुग्मन के पश्चात अंड यानी युग्मनज जिसे कहते हैं जायगोट कहलाता है जिससे भ्रूण का विकास होता है। यद्यपि भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ में एक बीजपत्री यानी मोनोकाइटिलेडनस जिसे कहते हैं
तथा द्विबीजपत्री डायोक्टिडोनस जिसे कहते हैं दोनों पादपों में समान होता है, लेकिन बाद में इनमें काफी भिन्नता दिखाई देती है। ठीक, इतना आप बताइए। और नोट में आप बताइए कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी माहेश्वरी जी हैं। तो आप नोट में लिख सकते हैं। अब आप हेडिंग डालिए भ्रूणपोष का विकास। झुंझुनी चढ़ी गई, देखा था झुंझुनी तहारे ऊपर चढ़त बा। यानी कहा जाता है ना कि पढ़ाई के समय हंसी मजाक भी थोड़ा चाहिए। धीरे धीरे मैं पढ़ाने के साथ साथ ताकि हंसी मजाक करूंगा तो आप लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आप लोगों का भी मन लगे रहेगा। नहीं तो कहेंगे इसे पढ़ाते चले जा रहे, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। तो चाहते कि मजे के साथ आप लोगों को पढ़ाएं। ठीक है, आने वाली जब मैं जिस दिन से मैं आपके बीच व्हाइट बोर्ड की नजर पे रहूंगा, ये इस पे सामने पीछे से कैमरा रिकॉर्डिंग होगी, मैं फिगर सहित बताऊंगा और खूब मजा लगा कर आपको पढ़ाऊंगा। आप लोगों को खूब मजा आएगी। ठीक है, अभी मैं मजा कहाँ लगवा रहा हूँ, अभी तो केवल आपको चैप्टर वाइज चैप्टर केवल काम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगे रहिए। अब आप हेडिंग डालिए भ्रूणपोष का विकास। इसीलिए जो भी होता है मैं टाइप करके आपके बगल बगल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लिख देता हूँ, ताकि आप लोग नोट में हर चीज लिखते चलें। ठीक है, पीछे वाला कैमरा न सही होने की वजह से मैं हाथ पकड़ के आगे वाला ऐसे बोलता हूँ। जान लीजिए हाथ दर्द करने लगता है, मुंह दर्द करने लगता है, इसे आंखें दर्द करने लगती है पास में रहते रहते। ठीक है, तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा और उसी पैसे से जो मैं कमाऊंगा वो आपके बीच HD कैमरा वगैरह लाकर आपके बीच अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको अच्छी जानकारी देंगे और आपको फुल उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप बायोलॉजी टॉप कर देंगे। ठीक है, लगे रहिए, अपने मित्रों के पास आप शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी अच्छे से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, ताकि कल कहीं कुछ हो जाए मैं तो वही बतावे कि DCP मिक्स हिस्ट्री चैनल से पढ़े भैया, पढ़ लेना, नहीं तो फिर तुम चोरे बनोगे। मैं तो बन चुका जो बनना था मुझे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए भ्रूणपोष का विकास। क्या? भ्रूणपोष का विकास। आप बताइए कि आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष यानी त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये त्रिगुणित यानी 3n होता है और भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और अनावृत्ति यानी अनावृत्त बीजी में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है। ठीक, अतः यह अगुणित होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कोशिकी, दूसरा केंद्रकी, तीसरा माध्यमिक। आप बताइए, अब हेडिंग डालिए बीज का निर्माण। मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जितना आप लोगों की जरूरी काम वाली चीजें उतना ही। मैं आप लोगों का ज्यादा समय वेस्टेज नहीं करना चाहता। ठीक है, ढकारे हुआ आवत बीमार। आप बताइए बीज का निर्माण। आप बताइए कि द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। लय के नाम खोखी तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बीजचोल यानी जिसे कहते हैं ट्रॉस्टा तथा अंतः आवरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। ठीक, प्रकीर्णन। अब आप बताइए बीजों में प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला वायु द्वारा प्रकीर्णन जिसे कहते हैं डिस्पर्जन बाय एयर। ठीक, आप बताइए कि बीजों का मातृपादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया कि बीजों का मातृपादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। ए नंबर सूक्ष्म और हल्के बीज जैसे सिनकोवा, टर्मिनेलिया आदि। बी नंबर ध्यान दीजिए, सूक्ष्म और मैं तो पहले वाला बता रहा था। सूक्ष्म और हल्के बीज जैसे सिनकोवा, टर्मिनेलिया तो हो गया पहला वाला। दूसरा यानी बी नंबर ध्यान रखिए, सपक्ष फल एवं बीज जैसे पाइनस, मोरिंगा, साल, असर, मगुलता आदि। तीसरे नंबर पर पैरासूट जैसे
डंडी लियोन, मदार, एस्टोनिया यानी एल्सटोनिया, ठीक है, आर्किड और फैंदुला आदि। ये सब 3 नंबर पे। डी नंबर पे आप बताएंगे कि वेलनी में जैसे पीली कटेली, साइसोला, चोलाई आदि। और ई नंबर पे बताएंगे वेलनी में जैसे पीली कटेली, साइसोला, चोलाई आदि। ठीक, यही। अब आप बताइए जल द्वारा, ये तो हो गया वायु द्वारा प्रकीर्णन। अब आप बताइए जल द्वारा प्रकीर्णन यानी जिसे कहते हैं बाई वाटर, यानी जैसे कुमुदनी, कमल आदि। सिंपल सी बात है। तीसरा नंबर आप बताइए विस्फोट द्वारा। आप बताइए कि विस्फोट द्वारा जिसे कहते हैं बाई ब्लास्ट, ध्यान रखिएगा, जैसे एंटेड्रा, इंक्वेलियम, एरेलिया, अरंड, जेरेनियम, गुल मेहंदी आदि, ये सब विस्फोट द्वारा। अब चौथा नंबर जंतुओं द्वारा आप जान लीजिए, जैसे 4 कांटा, लटजीरा, गोखुरू, एरिस्टिडा, बोरबाहाविया आदि, ये सब जंतुओं द्वारा होगा। अब आप नोट में ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। यार हाथ भाई बड़ा तेज पिराई लागत ही यार। अब नोट में आप बताइए कि मैंग्रोव पादपों में पितृस्थ यानी अंकुरण, जरायुजता जिसे कहते हैं, एक विशिष्ट अनुकूलन होता है, ठीक, और जिससे ये अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेता है। इतना ध्यान दीजिए। अब आप हेडिंग डालिए फल का निर्माण। क्या डालिए? फल का निर्माण। फल खाया जा भैया हर। अब आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। फल एक परिपक्व अंडाशय यानी जिसे कहते हैं मैट्योर्ड ओवरी है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला एवं बड़ा हो जाता है, ठीक, और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय के वृत्त या भित्ति से फल भित्ति यानी पैंकर्प जिसे कहते हैं का निर्माण होता है। फल भित्ति को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कितने? 3। पहला वाय फल भित्ति यानी एपिकार्प, दूसरा होता है मध्य फल भित्ति यानी मीसोकार्प, तीसरा होता है अंतः फल भित्ति जिसे कहते हैं इंडोकार्प। आप बताइए, अब इतना जान लीजिए। अब आप बताइए कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा वाय दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कूट या आभासी फल यानी फैश फ्रूट कहते हैं। उदाहरण जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि, ठीक है। इतना आप बताइए। थकाई से लेत गया यार तू पचे। उसके बाद आप बताइए फलों का निर्माण आवृत्त बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। ये हुआ गया हमारा। अब आप हेडिंग डालिए विशेष प्रकार की बीज विकास विधियां। अब आप इसमें ये बताइए कि कभी कभी युग्मोकोद्भिद से बिना ही नर और मादा युग्मकों के संलयन से ही भ्रूण और बीजांडद्वित बन जाता है। इसे असंगजनन यानी असंग जनन जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। पहला अनिषेक जनन, याद रखिए, जब अंडकोश का बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है, अर्थात बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकास होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, जैसे पपीता, ठीक। दूसरा है अपयुग्मन। तो अपयुग्मन को जिसे कहते हैं अपगोमी। तो आप बताइए कि अंड कोशिका को छोड़कर
भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका बिना निषेचन भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे एलियम, ये हो गया अपयुग्मन। अब दूसरे में बताइए अप बीजाणुता, जिसे कहते हैं एपोस्पोरी। क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। तो आप बताइए कि बीजांडकाय की कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन में व निषेचन के ही भ्रूण कोश बना लेता है। इसकी खोज रोजनबर्ग ने पार्थिनियम में की थी। याद रखिए, इतना बताइए आप। अब चौथा में आप बता सकते हैं बहुभ्रूणता, यानी जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिओनिटी। ठीक है, तो आप बताइए जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, जैसे पाइनस संतरे में सर्वप्रथम एवी लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक, अब लास्ट में है अनिषेक फलन। आप बताइए कि जब पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फलों का विकास होता है, जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि। ठीक, इतना ध्यान रखिए विद्यार्थियों। पढ़ाते पढ़ाते भोर हो गए, हाथ एकदम कमजोर हो गए, आंखें एकदम कमजोर हो गई। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए। जब मेरा सब कुछ कमजोर हो जा रहा है तो आप लोग भी अच्छे से मिला कर पढ़ें। ठीक है, तो अब इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब लास्ट हो गया है और अब अगले एपिसोड में यानी बताएंगे आपको, अगले वाले वीडियो में वही अति लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, पूरा फिगर के साथ बताएंगे, पूरी संरचना के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही लगे रहे डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर। मेरी वीडियो इतनी मेहनत करने के बाद अगर अच्छी लगी तो अपने से खुशी से लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और अंत में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि या जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके मोबाइल में खट से पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके कि सर ने आज कौन सी वीडियो डाला है, क्या पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स।